हेलो स्टूडेंट, जेपीआरटी कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ वाटर। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? सोर्सेस ऑफ वाटर। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट। वाटर का मतलब क्या बताए थे? पानी। तो पानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये यूनिट 2 पिछले लेक्चर में हम लोग ने सोर्सेस ऑफ वाटर स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था कि पानी का सोर्स क्या है। आपको पानी से कहाँ कहाँ से मिल सकता है? रिवर से मिल सकता है, नदी से मिल सकता है पानी, और कहाँ से मिल सकता है? सी, ओशियन या लेक। रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, इन सब जगहों से हमको पानी मिलता है। तो पानी आज पढ़ेंगे हमारे लिए वाटर इम्पोर्टेंट क्यों, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर के फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, और फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स और बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो पहले तो देखो पानी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। हम लोग बिना पानी के अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, हम लोग जीवन बिना पानी के इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी जानते हैं बिना पानी के जीना धरती पे बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको धरती पर जीना है तो जीने के लिए आपको पानी चाहिए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जो सजीव ऑर्गेनिज्म है, वो सब के अंदर, सब के बॉडी के अंदर क्या है? पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और ह्यूमन बॉडी, अबाउट ह्यूमन ब्लड, अब ह्यूमन का जो ब्लड है, ह्यूमन के ब्लड के अंदर 90% क्या है? पानी ही है। हमारे शरीर में भी मैक्सिमम पोर्शन क्या है? वाटर ही है। तो और ह्यूमन का जो ब्लड है, इंसान का जो ब्लड है, उसके अंदर 90% क्या है? पानी है। तो फूड हो गया, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कंटेन्स वाटर। तो जो भी हमारे खाने पीने का चीज़ है, जैसे फूड अनाज हो गया, और फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, सबके अंदर क्या होता है? पानी ही होता है। मतलब पानी की मात्रा कुछ ना कुछ होता है। We need a lot of water in our daily life for different purposes. हमें अपने दैनिक जीवन में पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें तो अब हम पढ़ेंगे क्या क्या ज़रूरत पड़ गया आपको पानी का, हम पानी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वाटर फुलफिल्स आवर बायोलॉजिकल नीड्स लाइक थ्रस्ट एंड हंगर। जो हमारा बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब हमें सरवाइव करने के लिए, या सरवाइव हम करते हैं। तो जैसे बायोलॉजिकल नीड क्या है हमारा? थ्रस्ट, जब हमको प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। और बायोलॉजिकल नीड्स क्या है? हंगर, जब हमें भूख भी लगती है तभी हम पानी पीते हैं। दूसरा पॉइंट है वाटर इज नीडेड फॉर एग्रीकल्चर। पानी किसके लिए चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। एग्रीकल्चर मतलब सिंचाई। सिंचाई के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। बिकॉज क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स का मतलब क्या? फसल। जो फसल है हमारे, वो क्या बिना पानी के ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं? नहीं। तो वही लिखा है, क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर। विदाउट क्रॉप्स मैन कैन नॉट ऑब्टेन फूड फॉर सर्वाइवल। और जब क्रॉप्स नहीं होंगे तो लोगों को भोजन कहाँ से मिलेगा? अब सर्वाइवल का मतलब जीने के लिए। लोगों को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? हमें अनाज चाहिए। तो अनाज कहाँ से आएगा? क्रॉप से आएगा, तो फसल से आएगा। तो बिना क्रॉप्स के हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। वाटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। वाटर किसमें यूज होता है? खाना बनाने में, बाथिंग में, नहाने में, क्लीनिंग करने में, साफ सफाई करने में, या वॉशिंग करने में, कपड़ा धोने के काम में हम पानी का यूज करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है हमारा कि वाटर इंडस्ट्रीज यूज वाटर एज ए सॉल्वेंट।
एंड एज एन इंग्रेडिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। हमारे इंडस्ट्री में जो गुड्स गुड्स का मतलब क्या, जो सामान बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पे पानी का यूज सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। मतलब पानी के अंदर बहुत सारा चीज़ों को मिक्स किया जाता है जिससे कि हमारा जो गुड्स हैं वो बन सके, सामान बन सके। तो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है पानी का। वाटर कंट्रोल्स द अर्थ क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वाटर क्या करता है, हाँ, अर्थ के क्लाइमेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो हमारा जलवायु है, जलवायु गर्म ज़्यादा ना हो उसको कौन कंट्रोल करता है, अर्थ। जलवायु को कौन कंट्रोल करता है, पानी। तो अर्थ के क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम भी पानी करता है। वाटर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स, इंजेक्शंस एंड टॉनिक्स। वाटर का यूज हम लोग मेडिसिन, दवाई बनाने में, इंजेक्शन बनाने में और टॉनिक्स बनाने में करते हैं। वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का यूज क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो हमारे यहाँ बिजली आती है वो उसको हम क्या पानी से भी बना सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, हाइड्रो मीन्स क्या, वाटर, और वाटर से जो बिजली पावर आया हमको उसको बोलेंगे हाइड्रो पावर। तो पावर के एनर्जी का हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। मोस्ट एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। जितने भी जीव हैं जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के बिना उनका जीवन संभव नहीं है। तो उनको जीना है तो पानी हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो सर्वाइव भी कहाँ करते हैं, पानी के अंदर ही रह सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर। क्या है, क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी कि पानी का जो क्वालिटी है वो कैसा होना चाहिए। मतलब पानी हमारा साफ है कि गंदा है, तो वो चीज़ हम कैसे पता करेंगे, पानी के क्वालिटी से पता करेंगे। तो पानी का क्वालिटी हम पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पानी का हम यूज बहुत ही चीज़ों के लिए करते हैं। तो अलग अलग यूज के लिए हमको पानी का क्वालिटी को चेक करना होता है। तो पानी का क्वालिटी चेक करने के लिए हमको 3 पैरामीटर चाहिए होता है। 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं, फिजिकल पैरामीटर्स, दूसरा है केमिकल पैरामीटर्स और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो फिजिकल पैरामीटर्स, देखो अगला लाइन देखो, पैरामीटर्स ऑफ वाटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो वैसे पैरामीटर जो कि जिनको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करके पता किया जाता है कि वाटर का जो क्वालिटी है वो कैसा है। तो इन पैरामीटर्स को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स में वैसे पैरामीटर्स को बोलते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, या फिर स्मेल कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो फिजिकल पैरामीटर्स वे पैरामीटर्स हैं, पानी के वे पैरामीटर्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो वैसे पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर्स, दूसरा क्या है, केमिकल पैरामीटर्स। तो केमिकल पैरामीटर्स को हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, केमिकल पैरामीटर्स। एक केमिकल, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है क्या दिखता है क्या, तो इसको हम ना देख सकते हैं, बस हम इनके केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। केमिकल टेस्ट करने के बाद हमको इसका वैल्यू पता लगता है कि केमिकल पैरामीटर्स वाटर के कौन कौन से हैं। तीसरा है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स वे पैरामीटर्स हैं जिनको चेक किया जाता है कि पानी के अंदर कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया तो नहीं है। कोई डिजीज कॉजिंग, डिजीज माने क्या होता है, बीमारी, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया
बैक्टीरिया को चेक किया जाता है। तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी बीमारी होता है। वायरस, कोई वायरस तो पानी के अंदर नहीं है, तो ये सब जो टेस्ट होता है वो तीसरा कैटेगरी में आता है, माइक्रो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा, माइक्रो बायोलॉजिकल के अंदर हम ये सब चीज़ चेक करते हैं कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो तो पानी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट रहेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो एक एक करके सब पैरामीटर्स को देखते हैं। तो फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं? टर्बिडिटी, पानी का टर्बिडिटी चेक करते हैं। दूसरा टेस्ट, पानी का टेस्ट कैसा है। कलर, पानी का कलर कैसा है। ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर मतलब बदबू है पानी में कि नहीं है, ऑर्डर। टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, तापमान कितना है। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं, तो फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर आपको कौन कौन सा चीज चेक करना है? पहला हो गया टर्बिडिटी, दूसरा हो गया टेस्ट, तीसरा हमको कलर चेक करना है पानी का, चौथा ऑर्डर चेक करना है, और पांचवा टेम्परेचर चेक करना है। तो देखो टर्बिडिटी, पहला चेकिंग क्या है फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर? टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी का डेफिनेशन क्या है? टर्बिडिटी का जो डेफिनेशन है वो बोलता है, इट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर सच एज क्ले, सिल्ट and some other finely divided organic matter present in water. It will appear to be muddy or cloudy or turbid in appearance. तो टर्बिडिटी, जो पानी के अंदर जो टर्बिडिटी आता है वो किसके वजह से आता है? ये सस्पेंडेड मैटर के वजह से आते हैं। सस्पेंडेड मैटर, वह सस्पेंडेड मैटर, और सस्पेंडेड मैटर कौन से हैं? क्ले हैं, सिल्ट हैं। क्ले और सिल्ट ये एक छोटे छोटे सॉइल को बोला जाता है। छोटे छोटे जो मिट्टी होते हैं, स्मॉल जो हमारे सॉइल होते हैं, सॉइल के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्ले एंड सिल्ट। तो क्ले एंड सिल्ट जो है वो क्या है? सॉइल का ही पार्टिकल है, मिट्टी का ही पार्टिकल है, मिट्टी के कण हैं जो कि पानी के अंदर चल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको पानी का जो टर्बिडिटी देखने को मिलता है। मतलब पानी का उनको टर्बिडिटी किसकी वजह से आता है? क्ले और सिल्ट के वजह से, जो कि पानी में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं, सस्पेंशन में रहते हैं। और भी अदर फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारा हो गया वेजिटेबल हो गया, लीफ हो गया, ये सब अगर पानी में घुल के आ जाते हैं किसी वजह से, तो ये सब हम के वजह से जो हमको पानी का जो क्वालिटी मिलता है, पानी हमको टर्बिड दिखाई पड़ता है। तो टर्बिडिटी, और टर्बिड में हम देखेंगे इट विल अपीयर टू बी मडी। तो जब ये सब कण पानी में आकर मिल जाते हैं तो आपको पानी कैसा दिखाई पड़ेगा? मडी। आपको दिखेगा कि पानी के अंदर कीचड़ जैसा इसका कलर दिख रहा है, या क्लाउडी कलर दिखेगा। तो जिसको हम ऐसा जब कलर दिखने लग जाए पानी का, जब मडी कलर, कीचड़ जैसा कलर या क्लाउडी कलर आपको पानी के अंदर दिख जाए, तो उसी को हम बोलते हैं टर्बिड। क्या बोलते हैं? टर्बिड या टर्बिडिटी बोलते हैं। तो टर्बिडिटी को हम मेजर किस में करते हैं? मेजर करते हैं टर्बिड मीटर से। टर्बिड मीटर एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है, जिसके हेल्प से हम पानी का टर्बिडिटी मेजर करते हैं। और इसका यूनिट क्या है? mg पर लीटर। जो टर्बिडिटी का यूनिट है वो mg पर लीटर। कि देखते हैं हम कि 1 लीटर पानी में कितना टर्बिडिटी आया, तो लिख देंगे, मान लो चेक किए तो आया 5, तो 5 mg पर लीटर, 5 mg पर लीटर इसका टर्बिडिटी है। और टर्बिडिटी मीटर से हम इसका पानी का टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। तो आगे का स्लाइड देखो, अगर पानी अगर टर्बिड होगा तो इसका जो कलर होगा वो इस तरह दिखाई देगा। ये कलर कैसा है? मडी कलर दिखाई दे रहा है तुमको, मडी कलर, कीचड़ जैसा कलर दिखाई दे रहा है। ये किसकी वजह से आया? मिट्टी वगैरह, मिट्टी आके घुल गया होगा इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। तो ऐसा जब पानी आपको दिखाई दे तो ऐसा पानी को हम बोलेंगे टर्बिड वाटर। क्या बोलेंगे? टर्बिड वाटर। दूसरा क्वालिटी पैरामीटर्स है, फिजिकल के अंदर ही है, दूसरा है कलर, पानी का कलर। तो देखो दूसरा क्वालिटी फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर है कलर। तो कलर पानी के अंदर कैसे आता है? कलर का मतलब क्या है? रंग।
तो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकेइंग वेजिटेशन और सम इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज कलर्ड सॉइल में इम्पार्ट कलर टू द वाटर। तो जो भी डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर हैं, वैसे ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर आके घुल जाते हैं। कहाँ से आते हैं वे ऑर्गेनिक मैटर? डिकेइंग वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है, फल फूल हैं, वो सड़ गल के पानी के अंदर आके मिल जाता है। तो जो फल फूल हैं या पत्ते हैं, जो पत्ते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऐसे चीज़ों को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ गल के पानी के अंदर घुल जाता है तो पानी का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। या भी जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर हैं, इनऑर्गेनिक मैटर जैसे हमारा सॉइल हो गया, तो सॉइल वगैरह आके मिक्स हो जाता है पानी में, तो इसकी वजह से जो पानी का कलर है वो आ जाता है, पानी के अंदर कलर आ जाता है। तो पानी के अंदर जब कलर आ जाता है तो इसी चीज़ को बोलते हैं पानी का कलर चेंज हो गया। तो जनरली पानी का कलर कैसा होना चाहिए? पानी का कलर क्या है? कलरलेस, पानी का कोई कलर नहीं होता है। लेकिन जब इम्प्योरिटी पानी के अंदर आ जाएंगे तो उनका कलर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, अब एल्गी आ जाता है पानी के अंदर। एल्गी देखे होगे तुम लोग, तो काय जिसको बोलते हैं, काय जम जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? पानी का कलर क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो एल्गी की वजह से भी पानी का कलर आता है, पानी में कलर आ जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, पानी हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ कलर इन वाटर इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बट may spoil the color of the clothes being washed in it. Color of water is measured by Huygens। अब देखो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पानी का जो कलर है वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो हमारा साइकोलॉजी है कि हमको अगर पानी के अंदर कोई कलर दिखाई दे देगा तो हम उसको पीने से मना कर देंगे, बोलेंगे ये पानी अच्छा नहीं है। तो हेल्थ पॉइंट, तो इसलिए हम पानी को कलरलेस बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा है, लेकिन अगर पानी के अंदर कोई कलर आ गया तो उससे हम जो कपड़े धोएंगे वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा कपड़ा। तो पानी के अंदर हम कोई कलर नहीं चाहते हैं। तो पानी का जो कलर होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं? हेजन यूनिट में करते हैं। और जो पानी का कलर है, इट शुड नॉट एक्सीड 5 एंड शुड बी लेस देन 25। ये पानी का जो कलर है, पीने वाले पानी का जो कलर है वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 5 से 25 के बीच में कलर हो सकता है पानी का, ठीक है। तो 5 से 25 के बीच में आप कलर पानी का होना चाहिए। ये यूनिट, इसका यूनिट है हेजन यूनिट। हेजन यूनिट में आप पानी का कलर को मेजर कर सकते हैं। देखो, यहाँ पानी का कलर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ रेड है, यहाँ पे येलो हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया। तो पानी का कलर चेंज होता रहता है जैसे जैसे उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाता है, जैसे जैसे। अब अगला स्लाइड पर देखो, तीसरा जो कल हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स था फिजिकल के अंदर, वो था टेस्ट एंड ऑर्डर। तो टेस्ट एंड ऑर्डर दोनों को हम एक ही साथ मेजर करते हैं, तो टेस्ट एंड ऑर्डर क्या? टेस्ट एंड ऑर्डर, द डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? वैसे मैटर और वैसे सारे सब्सटेंस जो कि जल्दी आसानी से सड़ गल जाते हैं। वैसे जितने भी पदार्थ हैं जो आसानी से सड़ या गल सकते हैं, वैसे सारे मैटर को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और वैसे मैटर जो सड़ते गलते नहीं हैं, वैसे मैटर को हम इनऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो जो सड़ गल सकते हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, मतलब जो डिकम्पोज हो सकते हैं। जो डिकम्पोज हो जाएगा उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे, और जो डिकम्पोज नहीं होता है उसको इनऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। तो द डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक साल्ट और डिजॉल्व्ड गैसेस में इम्पार्ट टेस्ट एंड ऑर्डर टू द वाटर। तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं या इनऑर्गेनिक साल्ट हो गया हमारा, या डिजॉल्व गैस, पानी के अंदर गैस भी होता है, तो ये सब मिलके पानी का जो कलर है, पानी के अंदर टेस्ट एंड ऑर्डर देते हैं। टेस्ट मतलब पानी का जो आपको टेस्ट, या तो ये सब अगर मिक्स हो जाएंगे तो पानी का टेस्ट आपको पीने में अच्छा लगेगा, या हो सकता है पानी का टेस्ट खराब लगे। तो पानी का जो टेस्ट, या अगर ये सब का क्वांटिटी अगर पानी के अंदर ज़्यादा हो गया तो आपका जो ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा, मतलब आपको पानी से बदबू आने लगेगा। तो ऑर्डर का मतलब बदबू आना, ये सब। और टेस्ट तो जान ही रहे हो, पानी का कुछ टेस्ट होता है, स्वाद आता है पानी का। तो ये सब किसकी वजह से होता है?
इन्हीं सब की वजह से। अब है टेस्ट एंड ऑर्डर में भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैसेस सच एज, पानी के अंदर बहुत सारा गैस आके मिक्स हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2, ये सब भी पानी का जो टेस्ट और ऑर्डर वो चेंज कर देते हैं। सम मिनरल, कुछ मिनरल हैं जैसे कि आयरन हो गया, सल्फेट हो गया, वो भी क्या देते हैं, टेस्ट और ऑर्डर पानी में देते हैं। अगला क्या है, टेस्ट ऑफ वाटर शुड बी एग्रीएबल टू द कंज्यूमर्स एंड ऑर्डर ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो जो पानी का टेस्ट है, जो उस पानी को पी रहा है उसके लायक होना चाहिए, जो कंज्यूमर है पानी का उसके लायक पानी का टेस्ट होना चाहिए। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर को इसमें मेजर करते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर को हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं TON, टन, TON टन, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो TON टन में मेजर करते हैं ऑर्डर को। तो फॉर पब्लिक सप्लाई थ्रेशोल्ड ऑर्डर शुड बी 1 एंड शुड नॉट बी एक्सीड 3। तो जो पब्लिक सप्लाई है, जो हमारे घरों में पानी आता है, जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है पानी, तो उसका जो ऑर्डर है वो 1 होना चाहिए, जो टन का वैल्यू हो वो 1 होना चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ऑर्डर किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में। अगर 3 से ज़्यादा हो गया ऑर्डर तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। इसलिए आप टेस्ट एंड ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं टेम्परेचर। तो जो पीने वाला पानी है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो भी पीने लायक नहीं है, अगर पानी ज़्यादा गर्म भी हो गया तो वो भी पीने लायक नहीं होगा। तो टेम्परेचर भी चेक किया जाता है पानी का। तो टेम्परेचर क्या है, तापमान, पानी का टेम्परेचर सही होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं केमिकल वाटर। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, टेम्परेचर, आप पानी को छू कर देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर कैसे है, या थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। तो ये सब फिजिकली आप इसको मेजर कर सकते हो, लेकिन केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हम फिजिकली मेजर नहीं करते हैं। देखो अब केमिकल वाटर पैरामीटर्स के अंदर क्या आता है। पहला है सॉलिड्स, पानी के अंदर कितना सॉलिड प्रेजेंट है। तो सॉलिड या तो सस्पेंशन में हो सकते हैं, तो सस्पेंडेड सॉलिड, या डिजॉल्व, घुला हुआ हो सकता है सॉलिड। सॉलिड क्या है, ये सब जो पार्टिकल है, सॉइल वगैरह है, जो पानी के अंदर सॉइल आ जाता है, तो सॉइल के जो कण हैं या फिर सैंड आ गया पानी के अंदर, तो ये सब क्या है, सॉलिड ही है। ये सब क्या है, सॉलिड है। तो जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं या सैंड्स हैं, ये सब पानी के अंदर सॉलिड है। तो सॉलिड सस्पेंशन में भी हो सकता है या डिजॉल्व में, घुला भी रह सकता है या वोलेटाइल भी हो सकता है। दूसरा पानी का केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स है हार्डनेस, पानी कितना हार्ड है। हार्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला लेक्चर में हम हार्डनेस के बारे में पढ़ाएंगे अच्छे से। तो ये सब केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स है। फिर है पानी का केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, तीसरा है क्लोराइड्स, पानी के अंदर कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। पीएच, पानी का पीएच वैल्यू क्या है, तो पानी ज़्यादा एसिडिक नहीं है, ज़्यादा बेसिक नहीं है, ज़्यादा क्षारीय भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। पीने वाला पानी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 6.5 to 7, 6.5 से 7 के बीच में पानी का पीएच होना चाहिए, तभी तुम उसको पी सकते हो। डिजॉल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी पानी में प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारा गैस भी पानी में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है पानी के अंदर। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा या नाइट्राइट के फॉर्म में होगा। बहुत सारा मेटल भी प्रेजेंट होता है, मेटल्स एंड अदर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक फ्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक, आयोडाइड, कैडमियम। तो ये सब मेटल भी पानी के अंदर आपको मिल सकते हैं। तो जब आप पीने लायक पानी बनाओगे, पीने लायक पानी आपको बनाना है, तो जो भी इम्प्योरिटी है पानी का, जो भी गंदगी है,
सब गंदगी को आपको दूर करके तभी आप उसको पब्लिक सप्लाई के लिए पानी को भेज सकते हो। तो टोटल सॉलिड्स, तो पहला जो केमिकल पैरामीटर्स का जो पहला टॉपिक है हमारा केमिकल पैरामीटर्स का, वो क्या है हमारा? टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। पानी के अंदर टोटल कितना सॉलिड प्रेजेंट है या कितना सॉलिड सस्पेंडेड फॉर्म में है, मतलब घुला हुआ नहीं है, सस्पेंशन में है। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेपोरेटिंग अ मेजर्ड सैंपल ऑफ वाटर एंड वेइंग द ड्राई रेसिड्यू ऑफ। तो आप टोटल सॉलिड्स को पानी के अंदर मेजर कैसे कर सकते हो, कैसे माप सकते हो? तो बोल रहा है कि आप एक पानी का सैंपल ले लो, मान लो 1 लीटर पानी ले लो किसी बीकर में, ये पानी कितना है? 1 लीटर पानी ले लो। इस 1 लीटर पानी को क्या करो आप? इवेपोरेट करो, मतलब गर्म करो। गर्म करके नीचे से हीट देके सारा पानी को वेपर में कन्वर्ट कर दो। तो पानी जितना जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारा पानी उड़ जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वायुमंडल में, और बाकी जो इसका सॉलिड रहेगा वो सॉलिड क्या होगा? नीचे आके बैठ जाएगा। जो सॉलिड होगा वो नीचे आके बैठ जाएगा। तो वही बोल रहा है। तो जो रेसिड्यू जो नीचे आकर बैठ गया उसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो इस रेसिड्यू को आप क्या करो? वेइंग मशीन से, जो तराजू होता है उस पे जाके आप इसको तौल लो कि कितना इसके अंदर सॉलिड्स है, आपको पता लग जाएगा कितना सॉलिड्स है। तो वही बोल रहा है the total solids the total amount of solids can be determined by evaporating a measured sample of water and weighing the dry residue left. The suspended solids can be determined by filtering the water sample and weighing the residue left on the filter paper. अब इसके बाद जो रेसिड्यू, अब आपको क्या मेजर करना है? सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर करना है। तो सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर कैसे करोगे? तो सीधा इस पानी को क्या करो? फिल्टर से पास करा दो। इस पानी को क्या कर दो? तो इस पानी को जब आप फिल्टर से पास करा दोगे, किसी सैंपल के पानी को, तो आपको सस्पेंशन में जो सॉलिड था वो मिल जाएगा। फिल्टर के पेपर के ऊपर जो पानी, जो रेसिड्यू बच गया, वो आपको सस्पेंडेड सॉलिड दे देगा। The difference between the total solids and suspended solid will be the dissolved solid. तो पानी के अंदर कितना सॉलिड डिजॉल्व था वो कैसे मेजर हो जाएगा? सस्पेंडेड सॉलिड और टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड को माइनस कर दो, तो ये आपको दे देगा डिजॉल्व सॉलिड। क्या दे देगा? डिजॉल्व सॉलिड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर कोई भी सैंपल ऑफ वाटर हम लेंगे तो पानी के अंदर 3 चीज़ होगा। पहला होगा टोटल सॉलिड को TS लिख सकते हैं। दूसरा होगा डिजॉल्व सॉलिड, दूसरा होगा सस्पेंडेड सॉलिड, दूसरा होगा क्या? सस्पेंडेड सॉलिड को SD लिख सकते हैं। और तीसरा होगा डिजॉल्व सॉलिड DS। तो तीनों को आप मेजर कर सकते हो। टोटल सॉलिड पता कर लो इवेपोरेट करके, सस्पेंडेड सॉलिड को फिल्टर से पास करा लो, सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा। और डिजॉल्व सॉलिड, वैसे सॉलिड जो पानी के अंदर घुले हुए थे, तो उनको अगर हम निकालना है तो टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड को माइनस कर दो, तो आपको डिजॉल्व सॉलिड, पानी के अंदर कितना सॉलिड डिजॉल्व था वो मिल जाएगा। तो ये था टोटल सॉलिड के बारे में। देखो ये टोटल सॉलिड यहाँ पे मेजर कर रहा है, डायरेक्ट इसके पास डिवाइस है, इससे डायरेक्ट मेजर कर लिया कि टोटल सॉलिड्स पानी के अंदर है 299। अब है pH। इसके बाद आता है हमारा pH। पानी का कोई pH वैल्यू भी तो होगा। तो pH का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई पूछ दे पानी का pH निकालो, तो pH का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, -log इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन का कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका -log ले लो, आपको pH डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पहला फॉर्मूला पानी का pH निकालने का ये हो गया। और एक फॉर्मूला और याद कर लो, pH + POH। ये क्या होता है? pH + POH बराबर होता है 14। तो अगर यहाँ से आपको pH मिल गया तो आपको POH पूछे तो 14 में से pH वैल्यू को माइनस कर दो, आपको POH मिल जाएगा।
तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या है पीएच? क्या है? लॉगरिथम आयन का नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ माइनस साइन है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन। तो वही बोल रहा है पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन का कितना कंसंट्रेशन है उसको आप मेजर कर लो और वहाँ से आप पीएच निकाल लो। द हायर वैल्यू ऑफ पीएच मीन्स लोअर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर पीएच का वैल्यू ज़्यादा मिलता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है। दज हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब पानी कैसा है? अल्कलाइन है। अल्कलाइन का मतलब क्या हुआ? पानी बेसिक है, पानी बेसिक है ज़्यादा। और वाइस वर्सा, अगर पीएच का वैल्यू आपको कम मिलता है पीएच का वैल्यू, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी क्या होगा? एसिडिक होगा। द न्यूट्रल वाटर हैज सम नंबर ऑफ H प्लस एंड OH आयन। जो हमारा न्यूट्रल वाटर होता है उसका कुछ H प्लस का वैल्यू और OH आयन का कुछ वैल्यू होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आयन्स इन न्यूट्रल वाटर इज 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। तो न्यूट्रल पानी के अंदर जो दोनों आयन का कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आयन्स इन न्यूट्रल वाटर इज 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। न्यूट्रल वाटर विल देयरफॉर पोजेस अ पीएच इक्वल टू। तो न्यूट्रल वाटर का पीएच का वैल्यू कितना होता है? 7। यानी जब पीएच का वैल्यू 7 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? पानी कैसा है? न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। पानी कैसा है? न्यूट्रल है। तो वही लिखा है log to the base 10 1/H प्लस आयन इक्वल टू, इसी को क्या लिख सकते हैं? अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ दे दिए तो 1/10⁻⁷, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10⁻7 इक्वल टू क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये सब ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला फॉर्मूला तुमको पीएच इससे निकालना है और दूसरा अगर POH निकालने बोल दिया तो ये बस ये दो फॉर्मूला याद कर लो। आपको अगर न्यूमेरिकल आया तो पीएच निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा क्योंकि लॉग का वैल्यू कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट होगा। पीएच निकालना है तो बिना कैलकुलेटर का नहीं हो पाएगा। तो वही देखो पीएच स्केल दिया हुआ है। पीएच स्केल अगर पीएच 7 है तो पानी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा यानी 14 के बीच में होगा तो बेसिक होगा, पानी क्षारीय होगा। इधर क्या है? पानी क्षार है। और इधर क्या है? एसिडिक है। पानी आपको कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। तो 7 से कम है तो एसिडिक। ये देखो स्केल दिया हुआ है, देख सकते हो। ये तो पहले से। अब है दूसरा केमिकल, तीसरा केमिकल क्वालिटी पैरामीटर से हार्डनेस। पानी के अंदर हार्डनेस किस वजह से आता है? पानी हार्ड कैसे हो जाता है? तो हार्डनेस इन वाटर प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट फोम व्हेन यूज्ड विद सॉप। अगर पानी हार्ड हो गया तो हार्डनेस का पता कैसे लगेगा? कि पानी जो है साबुन के साथ या सर्फ के साथ झाग बनाना कम कर देगा। फोम का मतलब होता है झाग। तो हार्डनेस इन वाटर प्रिवेंट्स मीन्स रोक देगा। प्रिवेंट्स मीन्स रोकना। क्या क्या रोकता है? झाग बनाना रोक देता है। अगर पानी हार्ड हो गया आपका तो वो क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ सफिशिएंट फोम, ज़्यादा झाग नहीं बन पाएगा। अगर पानी के अंदर आप सरफ डालें तो या साबुन से पानी को लिए साबुन तो ज़्यादा फोम नहीं बन पाएगा। तो वो हार्ड वाटर आप कैसे पता करोगे? अगर पानी ज़्यादा हार्ड है तो वो झाग बनाना कम कर देगा। इट इज़ कॉज्ड बाय सर्टेन डिजॉल्व साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हार्डनेस किस वजह से आता है पानी के अंदर? जो कुछ सर्टेन डिजॉल्व साल्ट होते हैं, जो पानी के अंदर कुछ साल्ट होते हैं जो घुले हुए रहते हैं। तो वो साल्ट किसके हो सकते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हो सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं पानी में घुले हुए रहते हैं, इसकी वजह से पानी झाग बनाना कम कर देता है और पानी आपको हार्ड मिलता है। जो कि क्या करते हैं? फॉर्म अस्कम विद सॉप एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फोम। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, जो नमक होते हैं, वो पानी के साथ मिक्स होके क्या करते हैं? अस्कम बना देते हैं। पानी के ऊपर अस्कम का लेयर, अस्कम का मतलब क्या हुआ? फेन टाइप का। अस्कम को आप क्या बोला? बुलबुला टाइप का पानी के ऊपर वैसे सब्सटेंस जो पानी के ऊपर आकर बुलबुला के फॉर्म में इस तरह से बना दें, अस्कम का लेयर बना दें। और वो क्या करते हैं? झाग बनाने से पानी, साबुन को पानी के साथ झाग बनाने से रोक देते हैं। तो जब कैल्शियम या मैग्नीशियम के साल्ट पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो अस्कम लेयर बना देते हैं और पानी को झाग बनाने से रोकते हैं। दिज साल्ट, इसके साल्ट जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो साल्ट हैं
वो कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ बॉयलर एंड दज फॉर्म अ लेयर नोन एज अ स्केल विच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर जानते हो, बॉयलर कहाँ यूज होता है? बॉयलर बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में यूज होता है। बॉयलर बॉयलर का काम है पानी को गर्म करना, पानी को गर्म करके पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना, ताकि ये स्टीम हमको ज़्यादा एनर्जी देता है। तो जो बड़े बड़े बॉयलर होते हैं फैक्ट्री में, तो अगर इसके पानी ज़्यादा हार्ड हुआ तो ये जो साल्ट हैं नीचे आकर बैठ जाते हैं। साल्ट जो है ये नीचे आके बैठ जाएगा, नीचे आके धीरे धीरे बैठ जाएगा या किनारे में लग जाता है। तो इससे क्या होगा, बॉयलर का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो कम होगा। पहले बॉयलर मान लो 10 लीटर पानी को गर्म कर रहा था, तो ये साल्ट आके डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी जो बॉयलर का में पानी कम अटने लगेगा, तो आपको कम स्टीम मिलेगा। तो वैसे जब साल्ट आके बॉयलर के आके सरफेस के बॉयलर के सरफेस के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं या कहीं पे फंस जाते हैं, तो बॉयलर का जो एफिशिएंसी होता है वो कम हो जाता है। तो जो ये साल्ट की वजह से जो इम्प्योरिटी आया, इसको बोलते हैं स्केल। मतलब बॉयलर के अंदर स्केल आ गया। स्केल, इसको क्या बोलते हैं? स्केल। दिस साल्ट कीप ऑन डिपॉजिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉयलर एंड दज फॉर्म ए लेयर। एक लेयर बना देते हैं बॉयलर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्केल। तो बॉयलर का एफिशिएंसी कम हो जाता है। अब बच्चों आपको समझ में आया होगा कि स्केल किसको कहते हैं। तो जब ये साल्ट हैं वो बॉयलर के सरफेस के ऊपर जब आके जमा हो जाते हैं, तो इस जो लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। तो स्केल ज़्यादा, पानी ज़्यादा, जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा स्केल बनेगा। इससे क्या होगा, बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कम होगा, बॉयलर में कम पानी हटेगा। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। हार्डनेस। अब हार्डनेस दो तरह का होता है। हार्डनेस दो तरह का होता है। पहला है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस किसके वजह से आता है? ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं उसके वजह से टेम्पोररी हार्डनेस आते हैं। मतलब ये हार्डनेस टेम्पोररी रहता है। एंड दिस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और एडिंग लाइम टू इट। तो जो टेम्पोररी हार्डनेस है वो उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैसे? पानी को गर्म करके या पानी के अंदर लाइम मिला के, चूना मिला के। तो पानी का जो हार्डनेस है वो दो तरह का होता है, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस को आप आसानी से पानी से निकाल सकते हो, पानी को गर्म करके, बॉयल करके या फिर उसके अंदर लाइम मिलाकर। तो बॉयल करने से क्या होता है? पानी को बॉयल करने से, गर्म करने से क्या होता है? बाय बॉइलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप्स। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं वो बाहर आते हैं। एंड द इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स आर डिपॉजिटेड। और जो इनसोल्यूबल कार्बोनेट होते हैं, किसका? ये जो बाइकार्बोनेट हम बोल रहे हैं, ये किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल होते हैं। तो जो गैस है वो बाहर आ जाएगा और जो कार्बोनेट हैं वो आके नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। विच कॉजेज स्केलिंग। तो कोई भी कार्बोनेट अगर डिपॉजिट होता है, जमा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। तो हम टेम्पोररी हार्डनेस को हम हटा सकते हैं बॉयल करके या लाइम मिलाकर, चूना मिलाकर। इफ, अब आगे क्या बोलता है? अगर इफ सल्फेट्स, क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स आर प्रेजेंट। अगर पानी के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है या क्लोराइड प्रेजेंट है या नाइट्रेट प्रेजेंट है, दे कैन नॉट बी इजिली रिमूव। तो इनको हम आसानी से पानी से नहीं निकाल सकते हैं। पानी को गर्म करके हम सल्फेट को, क्लोराइड को नहीं निकाल सकते हैं। एंड सो सच वाटर रिक्वायर्स वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। तो इनको निकालने के लिए पानी को हम सॉफ्ट करते हैं। तो पानी को सॉफ्ट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग मेथड, क्योंकि पानी हार्ड था। एंड दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज नोन एज परमानेंट हार्डनेस। तो वैसे हार्डनेस जो कि किसकी वजह से आते हैं? सल्फेट के, क्लोराइड के और नाइट्रेट्स की वजह से आते हैं। पानी को हार्ड बना देता है ये सब। तो वैसे हार्डनेस जो इन क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स के वजह से आते हैं, तो वैसे हार्डनेस को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपल बॉयल करके नहीं हटा सकते हैं। पानी का परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से नहीं हटेगा। पानी का अगर परमानेंट हार्डनेस हटाना है तो आपको सॉफ्टनिंग मेथड लगाना पड़ेगा। पानी को, स्पेशल टेक्निक है सॉफ्ट। पानी को पहले आप सॉफ्ट कीजिए, हार्ड है तो पहले सॉफ्ट कीजिए और फिर जाके क्लोराइड वगैरह को आप रिमूव कीजिए। तो परमानेंट हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग या लाइम डाल के नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक बच्चों।
तो इसके बाद क्या है, क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स का हम अगले लेक्चर में देखते हैं क्लोराइड्स क्या है।